पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया की और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जीवाणु या जिसे अपन कहते हैं बैक्टीरिया, ये पढ़ रहे थे। कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, या प्रकार तो खैर अब पढ़ने हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ लिया था, और उसके बाद में अपन ने इनका व्यास और इनकी लंबाई चौड़ाई ये पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में देखो एक चीज और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बैक्टीरिया की जो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज जो है ना, सर्वप्रथम खोज जो है वो किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसको किसने खोजा? सबसे पहले इसको खोजा था एक वैज्ञानिक है जिनका की नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेन, इनको शॉर्टकट में अपन एवी ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। बैक्टीरिया की खोजकर्ता का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया को खोजा था। अच्छा, बैक्टीरिया कैसा होता है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय होता है ना। तो एक कोशिकीय बैक्टीरिया होता है, इसका मतलब ये एक कोशिका हो गई, है ना। तो ये एक प्रकार की कोशिका हो गई। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का श्रेय, है ना, ये सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो भी इन्होंने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है कि बैक्टीरिया को खोजा था। तो बैक्टीरिया एक प्रकार की कोशिका है और वो लिविंग थी, जीवित थी। तो वही सबसे पहले इन्होंने एक कोशिका को भी खोजा जो कि जीवित प्रकार की थी, और वो कोशिका बैक्टीरिया ही थी, ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ध्यान रखना कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता भी माना जाता है, या जीवित कोशिका को खोजा, है ना, जीवित कोशिका को खोजा इन्होंने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये आप लिख लो, जीवाणु की खोज कहीं पे भी लिख लो, आ सकता है क्वेश्चन। बैक्टीरिया की खोज की थी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने ही एक प्रकार से जीवित कोशिका को खोजा था सबसे पहले। जीवित कोशिका खोज करता भी इन्हीं को माना जाता है। मृत कोशिका खोज करता रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो है वो एक प्रकार से कोशिका भित्ति को देखा था। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक को ये भी कहा जाता है भाई, क्या है कि कोशिका भित्ति का खोजकर्ता भी कहा जाता है ना। कोशिका भित्ति दिखाई दी थी, वो जीवित कोशिका थी नहीं वो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? आकृति या आकार के आधार पर, आकृति या आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार, बैक्टीरिया के प्रकार, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग आकृति के आकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो देखना ध्यान से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किस आकार की। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं कौन से होते हैं? छड़ाकार। छड़ाकार को ही और क्या कहा जाता है? छड़ाकार को ही हम कहते हैं बेसिलस। बेसिलस, छड़ के आकार, बेसिलस, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुवचन का मतलब बहुत सारे हैं तो बेसिलाई, एक है तो बेसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया है तो बेसिलाई, ठीक है। बहुवचन हो गया इसका बेसिलाई, बेसिलाई। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? छड़ के आकार। छड़ जानते हो ना, छड़ के आकार। आपको कुछ ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये छड़ हो गई ना, छड़, ठीक है। इस टाइप के आपको ये दिखाई देंगे, बेसिलस इनको कहा जाता है, या छड़ के आकार के इनको कहा जाता है। इनके नाम के आगे भी बेसिलस बेसिलस देखने को मिलेगा आप, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इनके उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इनके अंदर क्या क्या हो जाते हैं बोलो? लैक्टोबैसिलस हो जाता है। लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? अरे दूध को दही में बदलने का काम करता है लैक्टोबैसिलस, है। दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस बदलता है, ठीक है। अच्छा ये कैसा होता है? तो ध्यान से सुनना, ये एकल होता है, ये एकल होता है, अकेला ही रहता है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा और क्या होता है?
और होता है अपने पास में डिप्लोबैसिलस। डिप्लो नाम से पता चल रहा है, डिप्लो यानी डिप्लो यानी कि दो, डिप्लोबैसिलस यानी कि यहाँ पर ये किस किस रूप में होंगे, ये दो दो के समूह में रहेंगे, दो दो के समूह में रहेंगे। इसके अलावा और कौन सा होता है, कौन सा बैसिलस, स्ट्रेक्टोबैसिलस, बैसिलस ये कैसा होता है, श्रृंखला में जुड़े होते हैं। श्रृंखला का मतलब ऐसी ही बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ जाएगी, वो स्ट्रेक्टोबैसिलस। ऐसे दो होंगे डिप्लोबैसिलस, एक होगा लेक्टोबैसिलस, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। तो ये होते हैं श्रृंखला में। ठीक है, इनके और डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी, अभी तो बस ऐसे देखो किस टाइप की ये होते हैं। ठीक है, लेक्टोबैसिलस हो गया, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेक्टोबैसिलस, सबके नाम के पीछे क्या आ रहा है, बैसिलस आ। तो इसमें आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है कि ये बैसिलस है कि कैसा है, नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि बैसिलस का मतलब होता है छड़ के आकार का, जो छड़ के आकार का होता है वो बैसिलस हो गया। एक है तो बैसिलस बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो उसको बैसिलाई बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है ना, ये भी क्या हो गए, बैसिलाई हो गए, यानी बहुत सारे हो गए। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा देखो, दूसरे नंबर पे कौन आता है अपना, दूसरे नंबर कौन सा आएगा, बोलो रे बोलो, गोलाकारिया, गोलाकारिया कोकस, जो कैसे होंगे, गोलाकार, गोलाकार, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोकस। ठीक है, और इन्हीं का बहुवचन क्या कहलाएगा, कोकाई। बहुवचन, बहुवचन जो है वो क्या कहलाता है, कोकाई। नाम से पता चल रहा है कैसे होंगे, ये गोलाकार के होंगे। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे जो गोलाकार, ठीक है, गोलाकार के होंगे। अब ये भी जो है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे इनके इनके भी खूब सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला हो गया, पहला कौन सा, मोनोकोकस। मोनोकोकस का मतलब क्या होता है, मोनो यानी कि एक, मोनो यानी कि एक, कोकस यानी कि गोल, यानी कि ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, एक होंगे, और ये कैसे होंगे, गोल रूप में, ये एक गोल हो गया, मोनोकोकस हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपने पास में, मोनोकोकस का एग्जाम्पल जो है क्या हो जाएगा, माइक्रोकोकस हो जाएगा, माइक्रोकोकस। ये एकल रूप में रहते हैं, कैसे रहते हैं, एकल रूप में। इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि भाई ये एकल रूप में रहते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइक्रोकोकस। दूसरा कौन सा हो गया, डिप्लोकोकस। डिप्लो यानी दो, कोकस यानी गोल बैक्टीरिया। तो ये जो डिप्लोकोकस है ये किस प्रकार से रहेंगे, दो साथ साथ में रहेंगे, ये इस प्रकार से है ना, ये दो दो साथ साथ में रहेंगे। इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या करता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी, पता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, वेरी गुड, न्यूमोनी, न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी करता है, न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा कौन सा आ गया अपने पास में, टेट्रा, टेट्राकोकस, टेट्राकोकस। पता चल रहा है नाम से, कितने होंगे समूह में, कितने होंगे, चार, एक दो तीन चार, चार चार साथ में रहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे अपन क्या, टेट्राकोकस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं, ये वाले गोलाकार बैक्टीरिया, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, बाकी में से सभी से आकार में ये छोटे होते हैं, बैसिलस से और भी पढ़ेंगे अपन, विवरी वगैरह, इनसे ये सभी से छोटे होते हैं। ठीक है, और कौन से हो गए, और है अभी तो प्रकार, चलो आगे लिख लेती हूँ इसके प्रकार। ठीक है, अभी कौन से नंबर का आ रहा है, कितने हो गए अपने पास में, चौथे नंबर, अभी कौन सा है, हाँ चौथे नंबर कौन सा आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस।
अब स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो ध्यान रखना, स्ट्रेप्टो जहां शब्द आ जाए मतलब श्रृंखला, स्ट्रेप्टो जहां पर भी शब्द आ जाए इसका मतलब क्या है, श्रृंखला। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, श्रृंखला के अंदर होंगे। ये बैक्टीरिया इस प्रकार से आपको श्रृंखला में दिखाई देंगी, ये ऐसे 1 2 3 4, ये कितनी भी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने टेट्राकोकस पढ़ा है, यानी चार, चार से अगर ज्यादा हुए तो वो सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लैक्टिस, एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इनमें कोई समझाने वाली है बात नहीं, इसीलिए मैं फटाफट से लिख रही हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट इसका जो पांचवा प्रकार है वो कौन सा आ जाता है, स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम है इसका, स्टेफाइलोकोकस। क्या विशेषता है इसकी, स्टेफाइलोकोकस जो है वो गुच्छे के रूप में रहते हैं। बाकी तो देखो एक अभी ये है तो ये इस प्रकार से श्रृंखला में है, वो सारे के सारे गुच्छे के रूप में रहेंगे। गुच्छे के रूप में कैसे, जैसे ये है, हाँ ये गुच्छा बना दिया एक प्रकार से, उबड़ खाबड़ किधर भी ऐसे ऐसे ये गुच्छा बना दिया है, तो सारे के सारे क्या है, गोल जीवाणु, गोल बैक्टीरिया है। कोकस, कोकस यानी गोल, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस यानी कि गुच्छे के रूप में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ओरियस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, प्रकार के आधार पर अपन उसके आकार आकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो दूसरा अपन ने पढ़ा गोलाकार या कोकस, कोकस का मतलब होता है गोल, बहुवचन क्या हो जाए, कोकाइल, ठीक है। ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, गोल गोल आकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हमने प्रकार पढ़ा तो अगर एकल है तो उसको मोनोकोकस कहेंगे, उदाहरण जैसे माइक्रोकोकस, वो अकेला होता है। डिप्लोकोकस में दो दो साथ रहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो गया, ठीक है। टेट्राकोकस है ना, टेट्राकोकस में चार चार साथ रहते हैं, मतलब ट्रिप्टोकोकस कुछ भी नहीं है, तीन के साथ में होते नहीं है। टेट्राकोकस चार साथ 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 रहेंगे, क्या एग्जांपल हो जाएगा, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। पूछूंगी कल मैं, याद भी करना है ना। फिर देखो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस यानी श्रृंखला के अंदर रहते हैं, श्रृंखला में रहते हैं। और फिर इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। फिर स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं उसमें गुच्छे के रूप में रहते हैं, और एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। कंप्लीट है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है अपना, तीसरा, तीसरा जो है उसका नाम है कोमाकार, कोमाकार या कोमाकार को ही अपन क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं, विब्रियो, कोमाकार या विब्रियो, विब्रियो। और बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, विब्रिया, ठीक है। विब्रियो यानी एक, बहुत सारे हैं तो फिर इसको क्या बोलेंगे, विब्रिया, ठीक है। तो बहुवचन जो है, बहुवचन वो हो जाएगा विब्रिया, ठीक है। अब अगर इनकी आकृति देखें तो इनकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, आप कोमा लगाते हो ना, ऐसे कोमा नहीं लगाते हो यूं, है कि नहीं, तो वैसी इनकी आकृति होती है, यानी ये कोमा के आकार के होते हैं, कोमा के आकार। ये बिल्कुल आप जैसे हिंदी में कोमा लगाते हो वैसे ही ये होते हैं, कोमा के आकार के होते हैं, इस तरह से कोमा जैसे दिखाई देंगे ये आपको, ठीक है। अब कोमा के आकार के होते हैं, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिजीज कोज करता है विब्रियो कोलेरी, ठीक है। फिर चलो बाद में बताओ, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिजीज करता है, कोमा के आकार का होता है, ठीक है। लास्ट अपना कौन सा बच गया है, सर्पिलाकार या, ये इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम, और इसका बहुवचन हो जाएगा स्पाइरिला। एक है तो स्पाइरिला, बहुत सारे तो स्पाइरिला। सर्पिला का नाम से पता चल रहा है टेढ़े मेढ़े, सर्प के आकार के टेढ़े मेढ़े, ठीक है। कैसे दिखाई देंगे देखना, ये तो ये यूं होंगे, ठीक है।
या फिर ये यूं होंगे, सांप जैसे। ये इस प्रकार से। तो ये कैसे हो गए? सर्पिला कार्य स्पाइरिलम हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? हेलिकोबैक्टर और स्पाइरोकीट। एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर, स्पाइरोकीट या हेलिकोबैक्टर। नोट्स सारे उतार लिए आप लोगों ने? यहाँ तक तो, यहाँ तक तो सारे नोट्स उतार लिए आप लोगों ने, इनकी डेफिनेशन वगैरह लिख ली होगी। ठीक है, सर्पिल या स्प्रिंग के समान होते हैं, सर्पिल सांप जैसे, या फिर स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग ऐसी दिखती है ना, स्प्रिंग वैसे ऐसे, है ना, तो ये स्प्रिंग के समान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक आता है अपना क्या, बहुरूपी। कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का था ये? पहला कौन सा था? 5। अब कौन सा? छठे नंबर का, छठे नंबर। बहुरूपी, बहुरूपी का मतलब बहुत सारे रूप होते हैं इसके, ये अकेले की बहुरूपी, यानी बहुत सारे रूपों में, यानी कि आकार अपना बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, ये इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। बस इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्या? राइजोबियम, राइजोबियम। राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है ना। दलहनी पादप जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है, और इनके अंदर जो है ये उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है, दलहनी जो दाल वाले जो पादप होते हैं ना, उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो यहाँ पर कहीं पर अगर जगह हो तो लिख लेना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का कार्य करता है। हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते वातावरण से, पेड़ पौधे भी नहीं ले सकते, हम भी नहीं ले सकते, फिर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ना, और विभिन्न रूपों में बदलता है, फिर हम उसको लेते हैं। हो गया ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनको, और अभी बस इतना ध्यान रखो, ये नाम आ गया तो लिखवा दिए अपने। चलो, अच्छा, विब्रियो कोलेरी ना, ये अभी आया था ना, विब्रियो कोलेरी है। हाँ, ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? हैजा रोग, हैजा रोग। कोलेरा, कोलेरा नाम तो आ रहा था मुझे, पर हैजा नाम ही याद नहीं आ रहा था, अभी याद आया अचानक से। हैजा रोग पैदा करता है, तो ये भी कहीं लिख लेना, विब्रियो कोलेरी हैजा रोग पैदा करता है। ठीक है, हैजा रोग पैदा करता है। ठीक है, ये हो गए आकार आकृति के आधार, आकार या आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार हो गए कि भाई किस किस आकार के, इतने सारे आकार देखे अपने, बेसिलस छड़ाकार आकार देखा, गोल गोल देखे हमने, फिर उसके बाद में कोमा के आकार के होते हैं, इसके अलावा जो है ये किस टाइप के, स्प्रिंग के टाइम पे, या फिर सांप जैसी आकृति रखने वाले होते हैं, है ना, तो अलग अलग आकार के हो गए। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में बहुत सारे में तो नाम पीछे लिखा ही हुआ है। अब सर्पिल आकार है तो देखो यहाँ पर, वैसे इनमें तो नहीं लिखा हुआ है, जैसे विब्रियो है, कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, तो विब्रियो नाम आ रहा है, मतलब ये कोमा के आकार का हो गया। लेक्टोबेसिलस है, तो बेसिलस में बेसिलस आ रहा है, मतलब वो छड़ाकार हो गया, है ना। तो उनमें नाम कभी भी जैसे आ जाए तो आपको पहचानना है पहली चीज तो, कि ये किस आकार के हैं, किस आकार के ये पाए जाते हैं। चलो, ये तो हो गई बात अपने नॉर्मली बैक्टीरिया की, कि भाई ये बैक्टीरिया जो है वो आकार आकृति के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कशाब के आधार, कशाब यानी कि इसे अपन कहते हैं फ्लेजिला, फ्लेजिला के आधार पर, आधार पर जीवाणु के प्रकार, जीवाणु के प्रकार, कशाब या फ्लेजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। क्या होता है कशाब या फ्लेजिला? क्या होता है? किसी को नहीं पता? बाहर कुछ निकले हुए होते हैं ना, बाल, नाक, कान, टंगे, हाथ, तो और कुछ तो निकला हुआ होगा। देखो, कुछ नहीं निकला हुआ होता है, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। एक का नाम होता है कशाब, ध्यान से सुना, एक होता है कशाब जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्लेजिला, ठीक है। एक होता है पक्षमाभ,
क्या होता है? पक्षमाप, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सीलिया। अभी बता रही हूँ, वापस कभी नहीं बताऊंगी, आज बता रही हूँ। ठीक है, दो संरचनाएं होती है और दोनों ही संरचनाएं सूक्ष्म जीवों के शरीर पर पाई जाती है बाहर की ओर। सूक्ष्म जीवों के शरीर पर बाहर की ओर पाई जाती है और कई जीवों के शरीर के अंदर भी ये संरचनाएं पाई जाती है। मैंने क्या कहा? ये दोनों ही संरचनाएं जो हैं अलग अलग हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में। इसमें हाँ, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। ये बोल रहे हैं कि आपको पक्षमा भी पेश है। सिलियरी बॉडी बिल्कुल पाई जाती है, सिलियरी बॉडी पाई जाती है, वो अपन आंखों की संरचना में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर वो वाली, ये वो नहीं है, ठीक है, ये अलग है, सीलिया अलग है। पक्षमाप या कशाप होते क्या है, ध्यान से सुनना। ये बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो किसी सूक्ष्म जीव के शरीर के बाहर की ओर उपस्थित हो सकती है। कई जीवों के शरीर के अंदर भी ये संरचनाएं उपस्थित हो सकती है। मैंने कहा सूक्ष्म जीवों के शरीर के बाहर की ओर होती है, तो ध्यान से सुनना। आपने एक संरचना अगर चलो मैं इसकी बात करती हूँ, कशाप की पहले बात कर लेते हैं। कशाप के आधार पर जीवाणु पढ़नी, ये तो जीवाणु के अंदर, इसका मतलब है कि कशाप पाए जाते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन जैसे आपने कई बार एक नाम सुना होगा युगलिना का, युगलिना का नाम सुना है? और युगलिना जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है, मेरे को ज्यादा तो ये बनाना नहीं आएगा, लेकिन चलो ये इस प्रकार का युगलिना दिखता है आपको। और इस युगलिना के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की एक लंबी सी ऐसी भी संरचना आपको देखने को मिलेगी, है ना? यही है कशाप। क्या है? कशाप। ठीक है, पक्षमाप की बात करें तो पक्षमाप के लिए आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, चप्पल जैसा जो होता है। पैरामीशियम आगे जाकर पढ़ेंगे अपन, इसी चैप्टर में पैरामीशियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होता है वो कुछ चप्पल जैसी आकृति का इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार का पैरामीशियम होता है। और इस पैरामीशियम के पूरे शरीर के ऊपर आपको इस छोटे छोटे से धागे नुमा संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से, है ना? पूरे शरीर पे मिलेगी आपको धागे नुमा संरचनाएं। ये इनको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। तो ये तो है सारे सीलिया, और ये है क्या? कशाप या फ्लेजिला। अब कशाप या फ्लेजिला या सीलिया जो भी है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, रोम जैसी संरचनाएं होती है, बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। शरीर के बाहर देखो, अभी इन सूक्ष्म जीवों के अंदर कहाँ है? शरीर के बाहर ही है ना, शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर पड़ी है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी बता नहीं रही हूँ, कुछ ऐसा दिखने के लिए बता रही हूँ, यहाँ ऐसा दिखता है। अब देखो एक बात बताओ, हमारे अंदर बड़े जीवों के अंदर चलने फिरने के लिए कौन सी संरचनाएं हैं? हाथ पैर है ना, ठीक है, हाथ पैर के द्वारा हम चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उनको भगवान ने कुछ अंग दिए हुए हैं चलने के लिए। अब ये तो बेचारे छोटे छोटे से जीव है, सूक्ष्म जीव है, ये कैसे चलेंगे? तो इनको कहा भगवान ने कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें हाथ पैर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ ऐसी संरचनाएं दे देता हूँ जो तुम्हारे चलने फिरने के अलावा भी बहुत सारे काम में वो उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमें क्या दे रहे हो? तो सबको अलग अलग चीजें दी। जैसे कि युगलिना की बारी आई तो इसको कहा कि ले मैं तुझे फ्लेजिला दे देता हूँ, तो इसने भगवान ने क्या किया? इस युगलिना को फ्लेजिला दे दिया। ठीक है, जब पक्ष इसकी किसकी बारी आई? पैरामीशियम की बारी आई तो उसको कहा ले तेरे को बहुत सारे सीले दे देता हूँ। ठीक है, काम इनके सेम है, काम बिल्कुल सेम है, संरचनाएं सेम है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से देखना। अभी अगर आप कशाप की संख्या देखोगे तो कशाप या तो एक या दो ही आपको नजर आएंगे, यानी कशाप जो होते हैं वो कम संख्या में होते हैं। संख्या क्या होती है इनकी? कम संख्या होती है ना, संख्या क्या होती है? कम होती है। जबकि अगर आप पक्षमाप को देखो तो देखो पूरे शरीर के ऊपर फैले हुए हैं, तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कैसी होती है? अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर लंबाई की, तो लंबाई किसकी ज्यादा है बताओ? लंबाई किसकी ज्यादा है? कशाप की ज्यादा है ना, तो यहाँ पर लंबाई क्या होगी? इसकी ज्यादा हो गई, लंबाई ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें पक्षमाप की, तो यहाँ पर इसकी लंबाई के बारे में देखो, लंबाई कैसी होगी बताओ? लंबाई कम होती है, बहुत ही कम होती है, लंबाई कम होती है। ठीक है, कार्य सेम सेम होते हैं, कार्य आगे बताऊंगी कार्य क्या होते हैं। तो एक तो बस इतना ध्यान रखना कि भाई इसमें लंबाई ज्यादा होती है, उनकी लंबाई कम होती है, ये संख्या में कम होते हैं, वो संख्या में ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, आंतरिक संरचना दोनों की ही क्या होती है? समान होती है, पूरा सेम संरचना इनकी बिल्कुल समान ही होती है। ठीक है,
बस इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य क्या क्या होते हैं इनके कार्य? देखो, कार्य सबसे पहला कार्य तो ये होता है, अगर दोनों के ही कार्य की बात करें, कार्य सेम है। कार्य क्या करते हैं? कार्य सबसे पहला कार्य ये है, ये भोजन को पकड़ने में बहुत हेल्पफुल है। भोजन को पकड़ने में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? ये पानी के अंदर रहते हैं, ये जीव पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो पानी के अंदर मान लो कहीं दूर भोजन पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, ये जैसे ये कशाब है ना, कशाब की सहायता से इस तरह से एकदम से उसमें पानी में मारेंगे, या फिर ये भी ये क्या करेंगे, ये मारेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इस प्रकार से गति करेंगे। गति करने की वजह से जो पानी होगा उनके क्या होगा, पास में आएगा। पास में आएगा तो ये खाने को क्या ले लेंगे, मुंह के अंदर। और जब ये क्या करेंगे, ये फ्लेजिला के द्वारा पानी के अंदर मारेंगे तो उसमें लहर उत्पन्न होगी। लहर उत्पन्न होने से भोजन क्या आएगा, इनके पास में आएगा, और पास में आने के बाद में ये खा जाएंगे। ठीक है, तो एक तो कार्य हो गया इनका कि भाई ये पोषण में हेल्प करते हैं, भोजन में, है ना, पोषण में हेल्प करते हैं। दूसरा, गति करने में भी सहायता करते हैं। फ्लेजिला की वजह से और इन पक्षमाप की वजह से ये जीव जो है वो गति कर पाते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये इस प्रकार से गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं। और ये भी जो है, ये इस तरह से ये भी इस चाबुक के समान गति करता है। चाबुक देखिए, चाबुक, ये फिर आपने ऐसा कभी देखा हो, जैसे नाव जो चलाते हैं ना, नाव, तो उसमें वो क्या कहते हैं उसको, नौका तो कहते हैं, बट वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे वो चलाते हैं, नौकायान करते हैं ना, वो कुछ होता है ना लंबा सा, हाँ जो भी है, उसकी वजह से है, उसके जैसे ये पानी को धक्का देते हैं, तो इसकी वजह से ये आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया पोषण, एक हो गया ये इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि गतिशीलता देते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं, गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखो और क्या करते हैं, श्वसन में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, जब ये इस प्रकार से पानी के अंदर उछल कूद करेंगे, या ये मान लो कि ये पानी के अंदर थाप मार रहा है, तब लहरें उत्पन्न होगी, तो भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो उसके अंदर, गुलित ऑक्सीजन भी तो इनके पास में आएगा ना, तो गुलित ऑक्सीजन पास में आएगा तो ये क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को छीन लेंगे। ठीक है, तो ये जो है और क्या क्या करते हैं, तो श्वसन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस कैसे, कि फ्लेजिला वगैरह है तो शरीर की गंदगी साफ करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस का कार्य भी करता है। मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ये सारे काम करते हैं। अच्छा, ये चारों ही, ये दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों का सेम काम सेम है, बस क्या है, ये दोनों फर्क है, संख्या में अधिक, लंबाई में कम होगा। कौन, अरे पैरामीश, पक्षमाप, पक्षमाप की बात कर रही हूँ। और कशाब जो होंगे वो संख्या में तो क्या होंगे, कम होंगे, लंबाई में कौन होंगे, ज्यादा होंगे। ये कहीं पे उतारना चाहो तो पहले ये उतार लो, उसके बाद में, हाँ उतार लो कहीं पे, उसके बाद में उतार लो। चलो, अब अपने को पढ़ना क्या था, कशाब यानी फ्लेजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो यहीं पे बना देती हूँ मैं, इसको मैं हटा रही हूँ, हटा दूं। चलो, इसके आधार पर, कशाब के आधार पर यानी फ्लेजिला के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहीं पर इस तरह से बना लेती हूँ, यहाँ पर 4 प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या करते हैं, एक कशाब, है ना, एक कशाब। एक कशाबी का मतलब क्या होता है, कशाब कितना होगा, इस पे फ्लेजिला कितना होगा। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर केवल और केवल कितना, एक ही फ्लेजिला पाया जाएगा। फ्लेजिला बता दिया ना मैंने, क्या काम करता है, कैसे होता है, तो एक ही कशाब ये पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा होता है, कशाब अच्छा सा, इसको अच्छा सा बैक्टीरिया को सजा देते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इसका, दूसरे प्रकार को हम क्या कहते हैं, उभय कशाभी, उभय कशाभी। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर कशाब जो होंगे, कशाब कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। ठीक है, उभय यानी कि दोनों तरफ। ठीक है, उभय यानी कि दोनों तरफ, यानी कि इधर भी कशाब और इधर भी कशाब, जिसे अपन क्या कहेंगे, उभय कशाबी कहेंगे। फिर तीसरा जो आता है, तीसरा क्या, कौन सा आता है तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार उच्च कशाब, उच्च कशाब। उच्च कशाबी में
जो कशाब होंगे, है ना, वो कैसे रहेंगे? गुच्छे के रूप में रहेंगे। तो जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ये एक बैक्टीरिया हो गया, और इस बैक्टीरिया के ऊपर कशाब जो है वो गुच्छे के रूप में है। इस प्रकार से बहुत सारे कशाब है, गुच्छे के रूप में कशाब निकले। ठीक है। और तीसरा जो प्रकार होता है इसका, तीसरा, वो कौन सा होता है? परिकशाभ। परिकशाभ। और परिकशाभी का अर्थ होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ये इसका बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के ऊपर इसके चारों तरफ कशाब पाए जाते हैं, चारों तरफ। ये देखो, ये हो गए परिकशाभी, इस प्रकार से। ठीक है। तो एक कशाबी में एक कशाब, उभय में दोनों तरफ कशाब, गुच्छ कशाबी में एक गुच्छे के समान कशाब, और परिकशाबी, परि का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, परि शब्द जहां आ जाए, परि का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण, चारों ओर का आवरण, वैसे ही परिकशाबी यानी कि चारों ओर कशाब पाया जाना। ये हो गए कंप्लीट। ठीक है। तो ये आपके कशाब के आधार पर और आकृति आकार के आधार पर बैक्टीरिया जो हो गए वो अलग अलग प्रकार के हो गए। ठीक है। अब अपने को पढ़ना क्या है? अब एक बैक्टीरिया जो होता है, एक कोशिका जो होती है, पहले पानी बोलो। अब हमें पढ़ना है एक बैक्टीरिया की संरचना, एक जीवाणु की या बैक्टीरिया की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे सब। जीवाणु की संरचना, जीवाणु की संरचना या बैक्टीरिया की संरचना। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है, पहली चीज तो बैक्टीरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रकार की कैसी कोशिका है? बताओ। अरे बैक्टीरिया जो है, पहली चीज तो एक ही कोशिका है। ठीक है। और ये कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है। तो बैक्टीरिया एक प्रकार की, देखो ये बैक्टीरिया जो होता है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। ये तो वैसे भी बैक्टीरिया की कोशिका लिखा है या बैक्टीरिया की संरचना, तो अपने को बैक्टीरिया के बारे में पता ही है कि ये एक कोशिकीय होता है। दूसरी चीज, कैसा होता है ये? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोटिक पुरानी टाइप की कोशिका है, तो भगवान ने उसको कुछ दिया ही नहीं, बहुत बुरा किया इस कोशिका के साथ में। ठीक है। शुरुआत में बनने वाली कोशिका थी, कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं। भाई एडवांस चीजें तो है जो धीरे धीरे आती है ना। अभी देखो ना कितनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, क्या पहले के जमाने में थी क्या? इतना कुछ नहीं था। तो जो पुराना है उसमें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी पहले, बहुत पहले के टाइम पे ये शुरुआत में ही ये कोशिका बन गई थी, तो इसमें कुछ ज्यादा आया ही नहीं। धीरे धीरे जो नई कोशिकाएं बनी उनमें सारी चीजें आती गई, तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु की कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जीवाणु की एक कोशिका लेंगे, हमें उसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो चलो आगे बना देती हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कोशिका का डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है। ये मान लीजिए कि एक कोशिका हो गई किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई एक कोशिका है तो ये इसकी कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गई? इसकी कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है। और इस कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। तो इसके बारे में इसके बाहर अपन बना लेते हैं क्या? एक कोशिका भित्ति। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ इसकी एक कोशिका भित्ति। ये लो, दिख जाएगा ना ये कलर? ये एक कोशिका भित्ति बना दी अपन ने। ठीक है। या फिर थोड़ा सा ऐसे चौकोट वाइज बना लूं क्या? इसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चौकोर बना लेती हूँ, इसका आकार चौकोर बना लेते हैं। चलो अब ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, ये एक कोशिका हो गई बैक्टीरिया की कोशिका। तो कोशिका झिल्ली होती है सबसे बाहर की ओर, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में देखो, इसके बाहर की ओर अगर हम देखें ना, तो बाहर की ओर होती है इसकी कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है।
अब जो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, पहले भी बता चुकी हूं मैं। हाँ, पॉलीसेकेराइड या अमीनो अम्ल की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा और पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। ये यूरिन कौन बोल रहा है? हाँ, ठीक है। ये हो गई इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है। ये बाहर की ओर कोशिका भित्ति हो गई, अंदर की ओर कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। और इसके बारे में बाद में बताऊंगी, अभी भी सिर्फ लेयर्स बता रही हूँ, इसमें कितने स्तर होते हैं। देखो सबसे अच्छा, इसके अलावा पहले मैं नाम लिख लेती हूँ, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे अपन। ये तो हो गई, अरे यार मुझे इधर नाम लिखना पड़ेगा, नाम की भी परेशानी, चलो यहाँ लिख लेती हूँ। ये तो हो गई बाहर की ओर कौन, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। जो स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड तो होते ही हैं, पर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। तो यहाँ पर लिख रही हूं मैं कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किस किस की बनी होती है, तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति करती क्या है, कोशिका की सुरक्षा करती है, कोशिका को पिचकने से बचाती है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करती है, कोशिका का आकार नियंत्रित करती है, और कोशिका का आकार भी यही बनाए रखती है। कौन है ये, कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। फिर उसके बाद में अंदर की ओर जो ये जो है ये संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होगी वो हमेशा ही किसकी बनी होगी, कोशिका झिल्ली प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जो अच्छा कोशिका झिल्ली जो होती है इसके अंदर भरा होता है इसका कोशिका द्रव्य, क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य की सुरक्षा कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी, है ना। कोशिका भित्ति के अंदर होती है, कोशिका द्रव्य के बाहर की ओर होती है। कोशिका द्रव्य की सुरक्षा करती है, कोशिका की भी एक प्रकार से सुरक्षा करती है, ठीक है, और कोशिका को पिचकने से बचाती है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का आकार भी ये भी नियंत्रित रखती है, एक तरह से आदान प्रदान में कोशिकाओं के कोशिका के द्रव्य के आदान प्रदान में सहायता करती है कोशिका झिल्ली। इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें कुछ यूं कह सकते हैं पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी कोशिका झिल्ली। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने वाली हूँ, इसके अंदर बाद में बात करेंगे, इसके बाहर की बात कर लेते हैं। बाहर की ओर एक और संरचना पाई जाती है, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक और संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो उस संरचना को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं अपन, ये लो, ये लो, ये जो संरचना है जो कि कहाँ पाई जा रही है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ है ये कौन है, कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के बाहर की ओर है। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसका कार्य क्या होता है, इस ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य यहीं पे लिख रही हूँ। इस ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य होता है कोशिका भित्ति की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना, कोशिका भित्ति की सुरक्षा करना। समझ में आई बात, क्यों क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर कौन है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर है ना, ये पूरा ही पाया जाता है, मैंने अभी इतना ही बनाया है। तो कोशिका भित्ति की सुरक्षा का कार्य जो होता है वो कौन करता है, कौन करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कितने, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार, ठीक है। पहले को हम कहते हैं कैप्सूल, क्या बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरा जो इसका प्रकार है उसको कहते हैं स्लाइम लेयर,
स्लाइम लेयर। ठीक है, एक तो होता है कैप्सूल, एक होता है स्लाइम लेयर। ये दो प्रकार का हो सकता है। ये जो ग्लाइकोहेलिक्स है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है। कैप्सूल जो होता है, ध्यान रखना, कैप्सूल जो होता है ये कैसा होता है, ये मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। कैप्सूल जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, और ये थोड़ा कैसा होता है, कठोर होता है। मोटा और कठोर होता है। समझ में आ रही बात? किसका बना होता है ये कैप्सूल? किसका बना होता है? तो ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। कौन? कैप्सूल की बात करें। कार्य का क्या करता है ये? कार्य क्या करता है? देखा, ध्यान से सुनना है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करता है। ठीक है, ठीक है, कठोर है, कोशिका की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा और क्या कार्य करता है? तो ये जो हम ये कह सकते हैं, जो कि टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं, टॉक्सिक केमिकल यानी कि विषैले रसायन, विषैले रसायन से जीवाणु की क्या करता है? सुरक्षा करता है। विषैले रसायनों से जीवाणु की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक तरह से कोशिका भित्ति की भी सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या काम कर रहा है? इसके अलावा ये ध्यान रखना कि कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को भक्षण की क्रिया से बचाता है। भक्षण का मतलब WBC जो होती है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचा, तो हमारे WBC इसका भक्षण करने का कार्य करेगी। भक्षण का मतलब इसको मारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, इसी की वजह से WBC इसको मारने में अक्षम हो जाती है, यानी कि मार नहीं पाती है। तो ये जो है भक्षण से भी सुरक्षा करता है, भक्षण से सुरक्षा करता है। किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक है, भक्षण से भी सुरक्षा करता है। स्लाइम लेयर की अगर हम बात करें तो ये जो होती है पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये कैसी होती है? तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। ठीक है, मुलायम होती है, जस्ट इसका उल्टा, मुलायम होती है। ठीक है, अब बात करें कि ये बनी किसकी होती है, स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है? तो ये पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी? पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, और काम क्या करती है? तो ये जो है ये जीवाणु को सूखने से बचाती है। यह जीवाणु कोशिका को क्या करती है? जीवाणु कोशिका को सूखने से बचाती है, सूखने से बचाती है। समझ में आई बात? यहां तक समझ में आया क्या? ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार का होता है, कैप्सूल, स्लाइम लेयर। कैप्सूल मोटा कठोर, स्लाइम लेयर पतली मुलायम। ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड दोनों का बना होता है। वो किसका बना होता है? केवल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। कैप्सूल जो होता है वो टॉक्सिक केमिकल यानी कि रासायनिक, जो या यूं कहें कि विषैले जो रसायन होते हैं उससे सुरक्षा करता है बैक्टीरिया की, है ना, और भक्षण से भी सुरक्षा करता है। और ये जो होता है ये क्या करता है? जीवाणु कोशिका को सूखने से बचाता है, सूखने से, क्योंकि मुलायम है, सॉफ्ट सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रखेगा, सूखने नहीं देगा इसको। ठीक है, ये हो गया अपने ग्लाइकोकेलिक्स। ये कर ली हमने बात ग्लाइकोकेलिक्स, जो कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। ये कोशिका झिल्ली की बात कर ली, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ये बात कर ली। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या भरा रहेगा? कोशिका द्रव्य भरा रहेगा। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ये है कैसी? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो फिर क्या इसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक होगा क्या? सुविकसित प्रकार का केंद्रक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका जो भी जेनेटिक पदार्थ होगा वो कहां पर रहेगा? इसका जो भी जेनेटिक पदार्थ जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कहां रहेगा बताओ? कोशिका द्रव्य के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? जो भी इसका डीएनए है, तो इसका जो है ना, इस प्रकार से आप देखोगे कि इस प्रकार से बड़ा सा सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और ये जो है ये इसकी चारों तरफ केंद्र झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली तो होती नहीं है। तो ये जो भी इसका जेनेटिक पदार्थ जो होता है वो कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका जेनेटिक पदार्थ, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियोइड कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रकाव। केंद्रकाव क्वेश्चन आ चुका है इस पे कई बार। तो
बैक्टीरिया का जो जेनेटिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियोइड? क्योंकि इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो ये कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा हम बात करें कि देखो आपको पता है कि हमारी कोशिका की बात करें तो हमारी कोशिकाओं में एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। अब इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे नहीं क्योंकि इसमें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए नहीं जाते। अगर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इसमें एटीपी का निर्माण कौन करेगा? कोई तो चाहिए ऐसा। तो इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। ये इस प्रकार से अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और एक एक नई प्रकार की संरचना का निर्माण कर देती है। इस संरचना का नाम है मीसोसोम। क्या नाम है? मीसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। मीसोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है किसमें? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार। ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? मीसोसोम करता है। एटीपी का निर्माण कौन करता है? मीसोसोम करता है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरी हम बात करें कि इसके अंदर जो है आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है। और राइबोसोम क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S और एक होते हैं 80S। तो ये वाले जो राइबोसोम हैं ये जो आपको दिखाई देंगे ये किस प्रकार के होंगे? ये 17S राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे। 70S राइबोसोम। ठीक है। और 70S राइबोसोम की भी उप इकाइयां होती है। कौन कौन सी उप इकाइयां होंगी इसकी 70S की? बताओ। अरे बताया था। एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। 50S जो होती है वो बड़ी उप इकाई होती है और 30S जो होती है वो छोटी उप इकाई होती है। समझ में आ गई बात? ये जो होगी ना ये बड़ी उप इकाई है और ये छोटी उप इकाई। छोटी उप इकाई। ये राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करेगा। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती थी? ध्यान से सुनना। इसके अलावा इसके अंदर और भी बैक्टीरिया के अंदर और भी कुछ जो है इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे से आपको और भी डीएनए के अणु आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से गोल गोल से ऐसे डीएनए के अणु आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा डीएनए वो तो है ही, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पड़ा होता है छोटे छोटे से डबल स्टैंडर्ड यू कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड यानी कि द्विरज्जु की डीएनए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका स्पेशली नाम है भैया, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। ठीक है। इनको कहा जाता है प्लाज्मिड। इसके अलावा इसमें और क्या होगा? तो इसके अंदर इसका खुद का आरएनए तो होगा ही। ठीक है। तो ये समझ लो इसका आरएनए हो गया, यहाँ पर आरएनए का निर्माण होगा। तो ये इसका हो गया आरएनए। आरएनए क्योंकि न्यूक्लियोइड है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ये आरएनए बना देगा। ये आरएनए हो गया इसका। ठीक है। और इसका खुद का कोशिका द्रव्य भरा पड़ा रहेगा। इसके अंदर खूब सारा कोशिका द्रव्य है। लो ये कोशिका है तो कोशिका द्रव्य हो गया। ये एक बैक्टीरियल सेल की बात करें। ठीक है। ये कोशिका द्रव्य हो गया। और क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। अब तो क्या बच गया? चलो कुछ संरचनाएं और आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलेगी? देखो एक तो आपको ये देखने को मिल सकता है, क्या भाई मेरे पास कलर खत्म हो चुके हैं बेचारे। हाँ, एक तो आपको यहाँ पर फ्लेजिला देखने को मिल सकते हैं, है ना? फ्लेजिला का नाम तो सुना ही है ना आपने? अभी तो सुना था रे। हाँ, कशाब। कशाब क्या काम करेंगे? चलने फिरने में सहायता करेंगे। कशाब, कशाब देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। और भी कुछ आपको संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ और भी संरचनाएं होती है, जैसे कि ये आपको संरचनाएं हैं, जैसे कि मैं आप लोग के यहाँ पर लिख रही हूं मैं, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी नामक संरचनाएं भी देखने को मिलेगी। फिम्बरी को याद रखोगे फिंगर से, फिंगर अंगुलियां। अंगुलियां क्या काम करती है? पकड़ने का काम करती है ना। तो फिम्बरी जो है वो किसी चीज को, किसी सतह को पकड़ने का काम करेगी, फिम्बरी करेगी। ठीक है। इसके अलावा भी आपको और भी संरचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये, और ये हो गई, इसको अपन कहते हैं पिलाई। क्या कहते हैं? पिलाई। और पिलाई क्या काम करती है? मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन के बारे में, संयुग्मन के बारे में। संयुग्मन एक प्रकार का अलिंगी जनन होता है जिसमें दो कोशिकाएं आपस में इस प्रकार से संपर्क में आती है। तो वो संपर्क में आती है, जब संपर्क में आती है तो जोड़ने का जो काम करती है, जोड़ने का, इन दोनों कोशिकाओं को पकड़ने का, जोड़ने का जो काम करती है वो कौन करती है? पिलाई करती है।
ये हो गई आपके पास में एक कोशिका या बैक्टीरिया की संरचना। कंप्लीट है क्या? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछूं, बताओ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर कौन काम करेगा? मेसोसोम करेगा। वेरी गुड। इसका जो जेनेटिक पदार्थ होता है, जो भी डीएनए होता है, वो कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा रहता है ना। बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पदार्थ भी पाए जाते हैं, यानी डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए भी पड़ा रहता है। एक्स्ट्रा डीएनए है ना, वो किसी और काम आता है। ठीक है, तो वो क्या, इसको क्या कहते हैं अपन? एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें राइबोसोम कौन सा होगा? क्षेत्र इस प्रकार का। इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी होगी? कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति के बाहर की ओर जो संरचना पाई जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। क्या काम करता है? कोशिका भित्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार का होता है ना? हाँ, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसा होता है? मोटा और कठोर होता है। और स्लाइम लेयर जो होता है वो कैसे होती है? पतली और मुलायम होती है। ठीक है, कैप्सूल किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। और स्लाइम लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। कैप्सूल क्या काम करता है? एक तो विषैले केमिकल से सुरक्षा करता है जीवाणु की, और भक्षण से सुरक्षा करता है। और स्लाइम लेयर जो होता है वो क्या करता है? जीवाणु कोशिका को सूखने से बचाने का काम करता है। बस, और कुछ चीजें पड़ी, जैसे कि फ्लैजिला है तो चलने में फिरने में सहायता करेगा। पिलाई, पिलाई जो है 2 कोशिकाओं को चिपकने में सहायता करेंगी। और फिमरी किसी को पकड़ने में सहायता करेगी। ठीक है, ये खत्म है आपका बैक्टीरिया वाला। ठीक है, अब नोट्स बना लो। चलो देखो, एक चीज तुम्हारी रह गई रे यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाय राम, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई तुम्हारी, जो मुझे बताती नहीं थी। ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, 2 केमिकल पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं NAG नाग, और एक को हम कहते हैं NAM नाम। नाग नाम से याद रख लो। ठीक है, इनका पूरा नाम मैं इधर लिख लेती हूँ। NAG केमिकल है एक प्रकार के, जो कोशिका भित्ति में है, और एक है NAM। ठीक है, इसको कहते हैं N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। ग्लूको N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, स्पेलिंग सही है? सही है, SE होगा, SE, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ग्लूकोसेमिन। ठीक है, और NAM का मतलब होता है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों ही, ये कोशिका भित्ति के केमिकल, ये दोनों ही कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आ सकता है कोशिका भित्ति के अंदर क्या कौन कौन से केमिकल होते हैं, जो वो होता है ना पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन में, इनमें ये केमिकल पाए जाते हैं। बस हो गया बैक्टीरिया की सेल कंप्लीट। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगी नोट्स उतारोगे। तो पहले, सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लो जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना, बैक्टीरिया की संरचना। और सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना लोगे।